गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैव प्रक्रिया के अंतर्गत श्वसन का अध्ययन करते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं ये श्वसन क्या है। श्वसन को रिस्पायरेशन कहा जाता है। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। ये एटीपी क्या है? एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होना किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। इसे हम लोग श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ C6H12O6। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और फिर हम लोग एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं। तो रिस्पायरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस and a huge amount of ATP in form of ATP energy is liberated. This process is called respiration. आता है कि श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो श्वसन का रासायनिक समीकरण में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये रिएक्शन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और एटीपी बनाता है। अब हम लोग समझते हैं कि सांस ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, क्या ये श्वसन है? इसे श्वसन हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग नोट लिखेंगे कि श्वास क्या है। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रीदिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। इसे हम लोग ब्रीदिंग या स्वच्छवास कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्वच्छवास एक भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन जैव रासायनिक प्रक्रिया है। सेकेंड, इसमें ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है। इसमें कहीं पर भी ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन नहीं होता है। इसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि श्वसन प्रक्रिया में हम लोग ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है और काफ़ी मात्रा में एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम लोग विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है
ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, जल बना रही है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि ये ग्लूकोज का विखंडन कितने पथों में होती है एनसीईआरटी में। यह हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6। इसी ग्लूकोज का विखंडन होना, तो ये ग्लूकोज टूटकर पाइरूवेट में बदल जाती है। और ये कहाँ होती है? ये होती है कोशिका द्रव्य में। पाइरूवेट में यहाँ कार्बन कितना है? यहाँ कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 होती है। ये 3 पथों में जाती है। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये बनाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन भी कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट हाई स्टडी में जाएंगे तो वहाँ बोला जाए कि ये किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है। तो अल्कोहल बनाने की विधि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होती है उसे हम लोग किण्वन कहते हैं। खैर, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ग्लूकोज टूटकर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देती है। और ये कहाँ पे होती है? ये होते ईस्ट में। इसका उदाहरण ईस्ट। सेकेंड है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में ये क्या बनाता है? ये बनाता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ये कहाँ पे होगी? तो इसका उदाहरण है पेशीय कोशिकाओं में, ये पेशीय मसल्स में। और तीसरा स्टेप है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोगों ने देखा ये बनाएगा जल और ये बनाएगा ऊर्जा। इसका उदाहरण ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया 3 पथ है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पर लोग देखते हैं एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में है और 2 है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ये जो श्वसन है इसके 2 भाग हो गए। पहला को हम लोग बोलेंगे वायवीय श्वसन और दूसरे को बोलेंगे अवायवीय श्वसन। इसे हम लोग बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन एंड दिस इज कॉल्ड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। जैसा नाम से स्पष्ट है, वायवीय किसे कहेंगे? तो वायवीय कहेंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग वायवीय कहेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी उसे हम लोग अनएरोबिक रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा अधिक निकलेगी, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति। हम लोग देखते हैं 38 ATP और यहाँ अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ये कहाँ पे होगी? अच्छा, इसके जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या क्या है? इसके जो अंतिम उत्पाद हैं, अंतिम उत्पाद क्या क्या हुए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। इसके अंतिम उत्पाद क्या हुए?
इसके अंतिम उत्पाद दो हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक अम्ल। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ये कहाँ पे होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये कहाँ पे होगी? हिस्टो में होगी और पेशीय कोशिकाओं में होगी। तो विभिन्न पथों में जब हम ग्लूकोज का विखंडन देखते हैं तो दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे वायवीय श्वसन कहेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और एक अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में होती है। यह ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, यहाँ बहुत अधिक एनर्जी लिबरेट होगा या रिस्पेक्टिवली कम एनर्जी लिबरेट होगा। इसका जो प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, और इसमें लैक्टिक अम्ल है, ऊर्जा है, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ये हिस्टो में होगी या पेशीय कोशिकाओं में। ये हमारा रहा ग्लूकोज का विखंडन इन डिफरेंट पार्ट्स। मानव श्वसन तंत्र पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली क्लास में बताया गया था कि भोजन किस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न पाचन अंगों में जाती है, वहाँ पचता है भोजन, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग के शरीर में किस प्रकार के से श्वसन प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में ये जो श्वसन प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन लिया जाता है, फिर जब हम लोग, तो हमारे ये जो लंग्स है, फुफ्फुस है, उसका आयतन बढ़ जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ा जाता है तो इसका आयतन घट जाता है, मतलब इससे पूरी जाती है। ये जो लंग्स है, ये जो हमारी जो वक्ष है, चेस्ट है, इसके नीचे, रिब्स के नीचे वो लंग्स दो पाई जाती है। हम लोग देखते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र में कितने श्वसन अंग होते हैं। तो देखते हैं हम लोग श्वसन अंग में सबसे पहले है नासा छिद्र, दिस इज आवर नॉस्ट्रिल, ये जो दो छेद है। इसके बाद है नासा गुहा, वो जो नेसल चैम्बर होता है। इसके बाद है श्वास नली, फिर है श्वसनी, फिर है श्वसन, श्वसनिकाएं, फिर हमारा है फुफ्फुस, कुपिका, फुफ्फुस और डायफ्राम। हम लोग देख लेते हैं इससे। इसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ये नेजल चैम्बर, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, alveoli, lungs and diaphragm। इतने सारे जो श्वसन अंग हैं, किस तरह से वायुमंडल का ऑक्सीजन यहाँ आता है, उसको हम लोग देखते हैं एक डायग्राम के जरिए। ये हमारा नासा द्वार है, यहाँ से नेजल चैम्बर जाती है, यहाँ पे एक लैरिंक्स होता है। ये जो
श्वास नली है ये रिंग्स के रूप में इस तरह से रहती है। ये रिंग नुमा स्ट्रक्चर है जो इसे बचा कर रखती है। हम लोग देखते हैं यहाँ, इसको छूने से ये पता चलता है कि नहीं, हमारी जो श्वास नली है वो श्वास नली वो रिंग्स नुमा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेट नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, रिंग नुमा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार ये जो पहला नंबर है, इसके बाद ये जो अंग होगा इसका हम लोग बोलेंगे नासा गुहा। ये श्वास नली, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ ये कंठ होता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। ये हमारा वॉइस बॉक्स भी है जो हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स। इसके बाद जब यहाँ ये स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से जब ये दो भागों में बढ़ जाती है, और ये भी रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिंग्स हैं। इसके बाद ये लंग्स, और ये हमारा डायफ्राम। हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन इस नासा द्वार के साथ नासा गुहा से होते हुए, श्वास नली से होते हुए ये दो भाग में बढ़ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस, श्वसनी। यहां आने के बाद हम लोग देखते हैं ये जो श्वसनी का भाग है ये इस फुफ्फुस में, जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, फुफ्फुस मतलब लंग्स, तो ये हमारा बायां लंग्स है, लेफ्ट। जब हम लोग कोई एनाटॉमी पढ़ते हैं, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये दिखने में लग रहा है दाहिना, लेकिन एक्चुअली है बायां। हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ये जो लंग्स है, लंग्स को हम लोग यहाँ ले गए, तो ये जो लेफ्ट है ये हो गया बायां फुफ्फुस, और इधर का जो है वो हो गया दाहिना फुफ्फुस। तो जब हम लोग अपोजिट लेके चलते हैं तो ये बायां हो जाता है दाहिना, और ये दाहिना हो जाता है बायां। तो दिस इज आवर लेफ्ट लंग। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखेंगे, ये दो भाग में बढ़ जाती है, और ये जो फुफ्फुस है दायां, ये तीन भागों में बढ़ जाती है। ये जो फर्दर डिवीजन होता है, ये फिर दो भागों में बट रही है, ये फिर दो भागों में, 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 ये फिर दो भागों में। तो इस तरह की जो संरचनाएं होती है, इसमें 20 से लेकर 25 डिवीजन होता है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है तीन भाग में हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है तीन भागों में, ये जो स्ट्रक्चर है तीन भागों में, उस तरह से ये फर्दर चलता रहेगा। बीस से 25 डिवीजन होता है। यहां आने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो बायां फुफ्फुस है
ये 2 भागों में बटी होती है, और ये हमारा जो संरचना है 1, 2 और ये 3 भागों में बटी होती है। जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आने के बाद जब इसके अंतिम छोर में चला जाता है तो उनको एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, एक गुब्बारे नुमा संरचना है इस तरह से। इन संरचनाओं को हम लोग कुपिका कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कुपिका। सेम संरचना यहां पे आ जाएगी इस तरह से। ये कुपिकाएं हैं, ये गुब्बारे नुमा संरचना है। इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन नासा द्वार के द्वारा होते हुए ये वलय नुमा जो संरचना है, ये कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है, ये श्वसनी से होते हुए ये श्वसनिकाएं में चली जाती है। श्वसनिकाएं में चली जाती है। जब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन यहाँ पे आता है विभिन्न पथों से होते हुए, नासा छिद्र, नासा गुहा, श्वास नली, श्वसनिकाएं, तो यहाँ आने के बाद जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो इस गुब्बारे नुमा संरचना में चली जाती है। जब ऑक्सीजन चला जाता है तो ये जो गुब्बारे नुमा संरचना जो कुपिकाएं हैं वो फूल जाती है। फूलने से क्या होता है कि ये हमारा जो फुफ्फुस है इसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये फूल गया। कहने का मतलब ये कैसे फूला, तो हमारे अंदर जो कुपिकाएं हैं, कुपिकाओं में जो एयर सैक्स है, हवा जाने का जो थैली है, उसमें जाके भर जाती है और ये थैली बढ़ जाती है। इसके बाद जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से क्या होता है, इस कुपिकाओं से वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है और इससे इन कुपिकाओं का और इस फुफ्फुस का जो आयतन होता है वो घट जाता है। तो ये जो कुपिकाएं हैं, कुपिकाओं में ही गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी पथ से बाहर ले जाना। यहाँ पे जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है। अब हम लोग देखते हैं जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे आई तो ऑक्सीजन आने से क्या होता है, इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहां ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, इसका आयतन फिर पूर्वता हो जाती है। तो इस तरह से मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 116 ये कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो हम लोग जलीय जीव को देखते हैं कि जो जलीय जीव है, जलीय जीव में सबसे अच्छा उदाहरण है मछली का। हम लोग देखते हैं एक्वेरियम में जब मछली चलती है तो वो अपने मुंह को हमेशा ऐसे, श्वसन दर जो उसका होता है बहुत ज़्यादा होता है, गलफड़ा काम करती है। हम लोग जानते हैं
कि जो मछली है ये घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करती है, जबकि जो स्थलीय जीव है जैसे हम लोग हो गए, स्थलीय जीव क्या है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये 21% है और इसकी मात्रा 21% से भी कम है। तो घुले हुए ऑक्सीजन मतलब जो मेरे पास घुलित जल है, जो वाटर है, ये H2 प्लस O2 का बना होता है। तो इसमें से ऑक्सीजन को जो प्राप्त करता है, तो इसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए हमारे जो स्थलीय जीव हैं वो सामान्य रूप से श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जबकि जलीय जीवों को घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उस जल से ही उसे ऑक्सीजन प्राप्त करना होता है, जिसके कारण उनका जो श्वसन दर होता है वो अधिक होता है और हम लोग का जो श्वसन दर है वो सामान्य होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ क्या है। ये आप लोग को बता दिया गया है कि जैसे ये ग्लूकोज है, ये पाइरूवेट में टूट जाती है और इसके 3 पथ हैं। पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, फिर ऑक्सीजन का अभाव है और अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये हम लोग ने अभी डिटेल कर लिया। ये इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ये मेरा लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और ऊर्जा बनाता है। इसका हम लोग अभी देख लिए। अब है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो हम लोग अभी देखें कि मनुष्य क्या काम करता है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करता है किसके द्वारा, नासा द्वार। नासा द्वार के बाद ये चला जाता है नासा गुहा में। नासा गुहा के जाने के बाद ये श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली के बाद वो श्वसनी में चली जाती है, जो 2 भाग में बढ़ जाती है। वो है श्वसन, श्वसनिकाएं। इसके बाद ये गुब्बारे नुमा संरचना में चली जाती है, जिसको हम लोग कुपिका कहते हैं। इसी कुपिका में गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन जो यहाँ तक पहुँची, इसके विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुँचा दिया जाता है और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे एक सहायक अंग श्वसन वर्णक, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, इसमें मदद करती है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचा देती है, विभिन्न कोशिकाओं में। इसके बाद ये जो फुफ्फुस है, ये हमारा जो फेफड़ा है, इसका आयतन बढ़ जाता है। इसके बाद श्वसन चक्र में श्वास चक्र में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी श्वसन मार्ग से होते हुए कुपिका से वापस श्वसनिकाएं में, फिर श्वसनी में चली जाती है, फिर श्वास नली में, फिर नासा गुहा में, फिर नासा द्वार में। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग।